जनता ने अपना रिवाज बदला है या हिमाचल का ताज बदला है? जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हमने पूरी बारीकी से जब हिमाचल का चुनाव देखा, पूरी 68 सीटों पर ऑफिशियल रिपोर्ट 66% पोलिंग का है, परंतु कुछ ऐसे भी विधानसभा है, कुछ ऐसे भी शहर है जहां पर 91% तक पोलिंग हुई है। कहीं पे 75%, कहीं पे 85%, कहीं पर 66%, जबकि पिछले चुनाव में हिमाचल में 54% वोट हुआ था। तो ये बहुत बड़ा वोट पड़ना और खास करके महिलाओं को घंटों तक लाइन में खड़े रहना कुछ तो इशारा कर रहा है। जब लोगों से पूछा गया आपने मतदान किया है तो क्या देखकर किया है, आपका मांग क्या था, आपकी सोच क्या थी, आप क्या सोचकर मतदान करने आए, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? एक ही जवाब, रोजगार को देखकर, विकास को देखकर। अब मैं अपने दर्शकों से ये जानना चाहता हूं कि वर्तमान जो सत्ता है केंद्र में बैठी हुई केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार, क्या रोजगार के नाम पर बेहतर है? क्या युवाओं को रोजगार दे रही है? क्योंकि अब गुजरात में भी चुनाव होंगे, दिल्ली में एमसीडी चुनाव होगा और आम जनता का एक ही डायलॉग होगा, हम रोजगार को देखकर और विकास को देखकर वोट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वोट देंगे। इस तरह की बातें होती है। क्या भाजपा सरकार जो वायदे की थी, हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, क्या वो दे पाई? और ये जो वोट गया है हिमाचल में रोजगार को देखकर, तो फिर वोट किसको गया है? और जब जब मत प्रतिशत बढ़ता है तब तब सत्ता पलटती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा तो गयो। कुल मिलाकर जो है एंटी बीजेपी वोट पड़ा है, जैसा कि नजर आ रहा था। हिमाचल के 68 विधानसभा सीट, क्योंकि असेंबली सीट 68 है, और 68% पार कर जाना मतदान एक अजूबा सा लग रहा है। लोगों को कौतूहल का विषय था। लोग ये सोच रहे थे ये हो क्या रहा है। कहीं कहीं से जब रिपोर्ट आई कि 91% यानी सब के सब घर से बाहर निकल गए थे, कोई बीमार भी नहीं, कोई किसी काम में भी फंसा हुआ नहीं, आम जनता ने इंटरेस्ट लिया है। इसलिए हमने शुरू में कहा कि जनता ने रिवाज बदला है या हिमाचल का ताज बदला है। जो भी हो, लेकिन आज का जो विषय है बहुत गहरा है और सोचने लायक भी है। क्या गुजरात का चुनाव केवल हिंदू बनाम हिंदू रहेगा? यानी सनातन धर्म का समर्थक कौन है और विरोधी कौन है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारक में राजेंद्र पाल गौतम जी को डाल दिया। वो पूर्व मंत्री थे, अभी इस्तीफा दिए हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी को स्टार प्रचारक बनाया। तो मनोज तिवारी जो भाजपा के सांसद हैं, गौरव भाटिया, उधर जो है राज ठाकरे महाराष्ट्र से, सबके सब टूट पड़े और कहते हैं कि ये जो राजेंद्र पाल गौतम है, इन्होंने कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता, ये हिंदू विरोधी है। और इनके शब्द हिंदू विरोधी था, परंतु वह सोच केजरीवाल की है। जबकि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनको आप अध्यक्ष भी कह सकते हैं। जगह जगह सनातन को लेकर चलते हैं। वो कहते हैं मैं हनुमान जी का उपासक हूं, मैं बजरंग बली का उपासक हूं। अरविंद केजरीवाल के ये शब्द होते हैं, ये स्टेटमेंट होते हैं। और राजेंद्र पाल गौतम जग जाहिर है उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। दोनों एक ही पार्टी के, दोनों मंत्री पद पर रहे हैं। फिर आम आदमी पार्टी की सोच कैसी? हिंदू विरोधी या हिंदू के समर्थन में? कहीं ऐसा तो नहीं है
सनातन धर्म की बातें करके केजरीवाल हिंदू वोट बटोर लेना चाहते हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी को लगा दिया है दलित वोट के लिए, SC ST वोट के लिए, मुस्लिम वोट के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी को लगा दिया है। लेकिन भाजपा जो आक्रामक रही है केवल राजेंद्र पाल गौतम और आम आदमी पार्टी के ऊपर, जबकि कांग्रेस के शिवराज पाटिल पहले कह चुके हैं कि श्री कृष्ण जिहादी थे, महाभारत में जिहाद फैलाया गया था, तो वो भी हिंदू विरोधी थे। और उससे पहले सुशील शिंदे हिंदू आतंकवाद भी कहा करते थे। तो क्या कांग्रेस भी हिंदू विरोधी, आम आदमी पार्टी भी हिंदू विरोधी, यानी देश का जो विपक्ष है वो हिंदू विरोधी है। गुजरात चुनाव को केवल धार्मिक चुनाव बनाकर रख दिया गया है। कोई भी पार्टी यह कहने को तैयार नहीं कि गुजरात में SC ST कितना प्रतिशत रोजगार में है, OBC के लोग कितने प्रतिशत रोजगार में हैं, शिक्षा का परसेंटेज क्या है, युवाओं में रोजगार के अवसर कितने हैं, स्टार्टअप कितने खुले और किस किस वर्ग से खुले हैं, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं, जो लोग अपना टॉपिक देते हैं वो उसी के हो जाते हैं, उसके समर्थन में हो जाते हैं, उनको चाहिए वोट। लेकिन किसी दल ने यह नहीं कहा कि अभी तक, यानी पिछले 70 साल से, अथवा ये कह लीजिए कि पिछले 27 साल से, क्योंकि भाजपा का शासन है 27 साल से गुजरात में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कि कितने लोगों को मकान मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला, उनमें बच्चों में शिक्षा का प्रतिशत कितना है, कितने लोग कुपोषण के शिकार हुए, कितनी प्रतिशत महिलाएं शिक्षित है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तेलंगाना में भाषण दे रहे थे और यह कह रहे थे कि तेलंगाना में जो है अंधविश्वास को राजश्रय मिला हुआ है, यानी राज्य का आश्रय मिला हुआ है। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि राजश्रय मिला हुआ है। तो क्या इस देश में 2 उद्योगपति अडानी और अंबानी को भी राजश्रय मिला हुआ है, यानी राज्य का आश्रय मिला हुआ है? बहुत सारी बातें हैं। हमारे देश के प्रधान अंधविश्वास के ऊपर बोलते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि देश का डिप्रेस क्लास कितना प्रतिशत रोजगार में है, उनके बच्चे कितने प्रतिशत शिक्षा में है, महिलाएं कितना प्रतिशत पढ़ी लिखी है और कितना प्रतिशत रोजगार में है, ये नहीं बताते। कोई आंकड़ा नहीं है। बड़ी मुश्किल से जातिगत जनगणना बिहार में शुरू हुई, लेकिन आपको बता दें बिहार में कर्ज के वजह से एक परिवार सामूहिक आत्महत्या किया। आज सामूहिक, क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाया। उसका जिम्मेदार कौन? हमारे देश के प्रधान बड़े बड़े उद्योगपति को लोन का राइट ऑफ कर देते हैं और बड़े खुश होकर कहते हैं यह NPA अकाउंट है, 12 लाख करोड़ का NPA अकाउंट, यानी नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, यहां से पैसा अब नहीं मिलेगा। तो उस गरीब को क्यों बर्बाद कर दिए? एक गरीब पूरे परिवार मिलकर आत्महत्या कर लिया, सिर्फ इसलिए वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था। तो आप उद्योगपति का NPA करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, इस देश के किसी गरीब को, उनकी झोपड़ी को आप NPA नहीं कर सकते, आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। क्या हमारे देश के प्रधान या किसी भी राजनीतिक दल के बड़े नेता यह आवाज उठाएंगे कि हमने फला फला इलाके के गरीब लोगों का इतना लोन माफ करवाया है, इनके NPA करवाया है? ऐसा नहीं होता। उद्योगपतियों के कर्ज के माफ किए जाते हैं, उनके NPA किए जाते हैं, और यह समस्या पूरे देश भर में है। क्या गुजरात में आपको नहीं लगता कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC में बेरोजगारी है, हालत खराब है, शिक्षा की कमी है, उनके पास मकान नहीं है, जो मौका दिया जाता है सरकार की योजनाओं में उन्हें मौका नहीं मिलता? क्या गुजरात में ये मुद्दे उठेंगे? गुजरात के मुद्दे सनातन, गणेश, लक्ष्मी, इन लोगों में सिमट कर रह गए, इन देवी देवताओं में सिमट कर रह गया है।
कोई भी गरीब की झोपड़ी की बात नहीं करता, रोजगार की बात नहीं करता। युवाओं को रोजगार कैसे मिले? गुजरात सरकार ने जो स्टेट लेवल के कितने एग्जाम टाइम से करवाए, कितनी वैकेंसी दे रही है गुजरात में, क्या इसकी बात होती है? गुजरात मॉडल कह के भाजपा केंद्र में आई। क्या गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहां का राज्य सरकारें हैं कितने युवाओं को भर्ती करती है? क्या सभी के सभी युवा रोजगार में लग जाते हैं? क्या स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल के एग्जाम से है, जिस तरह बिहार में बीपीएससी होता है, उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई होता है, ठीक उसी तरह गुजरात के स्टेट लेवल का जो एग्जाम होगा क्या टाइम से हो रहा है? क्या गुजरात के युवा रोजगार में जा रहे हैं? क्या वो फ्री तो नहीं है? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो विकास से जुड़े हैं? क्या गुजरात की सभी सड़कें चमक रही है? एक्सप्रेसवे पहले से ही बने हुए हैं? यातायात के साधन सभी गुजरात में हैं? इन मुद्दों के ऊपर कोई बहस नहीं, केवल वहां पर धार्मिक मुद्दे हैं और दो पार्टी आपस में टकरा गई है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, और साथ में कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल दूंगा, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्टेडियम का नाम रखूंगा। नाम बदलने अथवा रखने से आम जनता का क्या भला होगा? दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और बहन मायावती जी एमसीडी के चुनाव को अपने फेवर में करने के लिए, यानी दिल्ली को हथियाने के लिए पूरी तैयारी में लग चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफी एक्टिव हो चुके हैं। इस बार वो चाहते हैं कि दिल्ली की जो एमसीडी है वो बसपा के हाथ लग जाए, और ये अपने कार्यक्रम में जगह जगह डोर टू डोर कैंपेन करना शुरू कर चुके हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।